तो स्टार्टिंग विद प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी हैज़ एनी आइडिया प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? जी हसन, कोई आइडिया? नहीं पता। देखो प्रोबेबिलिटी इज समथिंग कि क्या कोई भी चीज होने के चांसेस कितने हैं, कोई भी चीज होने के चांसेस कितने होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है फेवरेबल अपॉन टोटल। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, अभी इस वाले सवाल को जब मैं करूंगा तो समझा दूंगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, आप जब भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालोगे, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है 1.001, तो ये आंसर गलत है, ये नहीं आ सकता। इट कैन मैक्सिमम भी 1 और लेस, उससे ऊपर अगर आ गए तो यानी गलत है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। फिर क्या बोल रहा है, ऑफ विच 5 आर गर्ल्स एंड अदर आर बॉयज। अगर 20 स्टूडेंट में से 5 लड़कियां हैं तो बॉयज बाकी है, बाकी बॉयज कितने हुए? फिर ये 15 हुए। ठीक है, पहले पार्ट में आपसे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज इन क्लास। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी की सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज करोगे हर दफा? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या होता है? जिस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसकी वैल्यू। तो बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, बॉयज कितने हैं इस सवाल में मेरे पास 15 है, तो 15 अपॉन टोटल लोग कितने हैं? 20 है, तो 15/20। सिंपल, बात समझ आ गई? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अगर, तो ये 3 और 4 तो दिस बिकम्स 3/4 और 0.75 वॉट एवर यू वॉट लाइक टू राइट। उसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स इन क्लास। तो गर्ल की कितनी है? 5 है, और टोटल कितना है? 20। तो 1 और 4 तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4 आ गई। ठीक है, कोई मसला इस बात में? अच्छा अमल, हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है फेवरेबल अपॉन टोटल फॉर प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकती। अब देखो इस क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे बोल रहा है अन ऑर्डिनरी फेयर डाई इज रोल्ड। डाई मतलब वो जो डाइस होती है। ठीक है, डाइस में कितने नंबर होते हैं बेटा? 6 नंबर होते हैं, ऐसा ही है। अब यहाँ पे उसने एक और वर्ड यूज किया हुआ आप लोगों के साथ, फेयर का वर्ड। कोई बता सकते हैं फेयर फेयर डाई का मतलब क्या है? वो बोला है अन ऑर्डिनरी फेयर डाई। फेयर डाई का मतलब क्या होता है? अमल, क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही आज? सर लाइक कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हर नंबर आने के सेम चांसेस होंगे। फेयर डाई का मतलब होता है हर नंबर आने के सेम चांसेस होंगे। अगर मैं डाई के नंबर्स लिखूं, तो डाई के नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि डाई पे 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमने क्या बोला? 1 कितनी दफा है? एक दफा है, और टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो क्या प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी? राइट। इसी तरह अगर 2 को देखो, तो 2 कितनी दफा है? एक दफा है, टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। तो फेयर डाई का मतलब ये होता है कि हर नंबर का आने का सेम चांस है, हर नंबर आने का सेम चांस है या सेम प्रोबेबिलिटी है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये फेयर के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? कल को वो आपको सवाल में फेयर की जगह पे बोल सकता है बायस्ड, एक वर्ड यूज कर सकता है बायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या होता है कि हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, हर नंबर सेम आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, यानी वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ किस क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर हर आउटकम मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर डाई फेयर है तो अभी मैंने बताया कितनी होगी भाई? 1/6 होगी। कैसे हुई 1/6? क्योंकि हर नंबर एक दफा है और टोटल 6 है, तो 1/6 हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद बी पार्ट में देखो बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई? राइट, जो अपने टेबल और 1 की टेबल।
जो अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है, 1 के टेबल में आते हैं लेकिन उसको हम कंसिडर करते नहीं है। अब इस वाले जो मेरे डाय है इसके अंदर 6 नंबर्स हैं, इस 6 नंबर्स में से कौन कौन से प्राइम नंबर है? 3, 5। 3, 5। तो क्या 1 और 2 प्राइम नंबर नहीं है? 1, 2, 3, 5। कमल बोलिए 1, 2 भी है। हसन 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता? 1 नहीं है, आई थिंक 2 है। 2, 3, 5। हाँ, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते। 2 है, 3 है, 5 है और 6 भी नहीं है। तो आपके पास यानी कि 1, 2, नहीं सॉरी, 1, 2, 3, ये 3 है प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर मुझे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, जो कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कितने थे? 3 थे, तो 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं? 6, तो 3 डिवाइड बाय 6, सिंप्लीफाई कर लो 1/2, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/2 आंसर आ गया। क्लियर है ये बात? उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर कौन से नंबर है इसमें? 6 नंबर कौन से, इन 6 में कौन से स्क्वायर नंबर्स हैं? 1 है, 1 का स्क्वायर इज 1, और 4 है क्योंकि 2 का स्क्वायर, तो सिर्फ 2 चांसेस हैं स्क्वायर नंबर के यहाँ पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा? 2/6 हो जाएगी, राइट। और 2/6 को सिंप्लीफाई कर लो तो 1/3 हो जाएगा आपका। कोई मसला है इस बात में? इस सवाल में कोई मसला है? आगे चलो। इसको डेसिमल में दे या फिर लाइक फ्रैक्शन में दे? फ्रैक्शन भी दे सकते हो, डेसिमल भी दे सकते हो, अनलेस कि अगर उसके सवाल में तुम्हें स्पेसिफाई नहीं किया हो कि डेसिमल्स में दो, नहीं तो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकती हो। ओके, ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला देयर आर 8 पेंसिल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, उसमें टोटल कितनी पेंसिल्स हैं भाई? 8 पेंसिल्स हैं। द पेंसिल आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर देयर कलर्स, 4 आर रेड, 3 आर ब्लू एंड 1 इज ग्रीन। अब बोला है इफ वन पेंसिल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उसने कोई भी एक पेंसिल उठा ली बॉक्स में से, बोला है फाइंड करो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लू। अब बेटा अगर ब्लू ब्लू निकाल रहा हूं मैं, तो टोटल हमने क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी निकालने की फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल। ब्लू है कितनी टोटल? 3 है, और डिवाइड किससे करा दे रहा है? टोटल से, जो कि 8 है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3/8 बन जाएगा। सही है। इसी तरह अब मुझे उसने सेकंड पार्ट में बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किस चीज की? नॉट ब्लू। कोई भी हो सकती है, ब्लू ना हो। तो बेटा 8 पेंसिल थी, उसमें से 3 ब्लू थी। अब हमें जो चूज करना है वो 3 ब्लू नहीं हो सकती, तो बची कितनी? 5 बची, यानी कि 4 रेड और 1 ग्रीन। इन पांचों में से कोई भी ले सकता हूं। तो मेरा फेवरेबल की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, और डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है? अगेन 8 ही है, टोटल तो सेम ही रहेगा ना। बात समझ आई या नहीं आई? जी भाई, तो मसला समझ आ गया। ओके। अब थर्ड पार्ट देखो, यहां पे बोल रहा है रेड, आपने प्रोबेबिलिटी किसकी जानी है? रेड और ब्लू। या तो, और का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? उर्दू में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, और इज या तो रेड होगी या तो ब्लू होगा, ठीक है। पहले मैं बोल रहा हूं कि मैंने रेड उठाई है। अगर मैं रेड उठा रहा हूं तो रेड आने के चांसेस कितने हैं बेटा? 4 है। तो अगर मुझे इसको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 8। उसके बाद बेटा एक बात याद रखना, मैथ्स के अंदर जब भी और आ जाता है, दिस और प्रोबेबिलिटी में और का मतलब होता है प्लस, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बीच में प्लस। अब अगला चांस किसका है? ब्लू उठाने का। तो ब्लू आने के चांस कितने हैं बेटा? 3/8 है। बात समझ आई? और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो 4/8 प्लस 3/8 अगर मैं कर रहा हूं, इनके डिनोमिनेटर्स तो सेम है, मैं डायरेक्ट प्लस करा सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। तो मसला नो। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? रेड, ब्लू और ग्रीन, या तो रेड हो, या तो ब्लू हो, या तो ग्रीन हो। आपने एक उठानी है, तो 3 चांसेस बन रहे हैं, रेड, ब्लू या ग्रीन में से। अब देखो एक बात समझना, अगर उसने मुझे यहाँ पे बोला पहले रेड लो, तो रेड लाने के चांसेस कितने हैं? अगेन 4/8, प्लस ब्लू उठाने के चांसेस कितने हैं? 3/8, प्लस ग्रीन उठाने के चांसेस कितने हैं? 1/8। इन तीनों के सिंगल डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डायरेक्टली प्लस कर सकता हूँ। 4 + 3 + 1 क्या हो जाएगा? 8/8,
और 8/8 क्या होता है मेरा 1 होता है, तो यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ ये बात भी समझना बेटा। अगर उसने आपको रेड ब्लू और ग्रीन दे दी कि इसमें से उठानी है आपने, और आपके पास ऑप्शन भी 3 है, तो यानी उसने आपको सारे के सारे अलाउ कर दिए, तो 8 में से 8 उठा सकता हूँ, तो जारी के 1 ही बच जाना। ठीक है, किसी को कोई भी मसला इस सवाल में यहाँ तक? ये बेसिक से बार बार पूछ रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, वन ऑफ द पेंसिल्स दैट इज नॉट ग्रीन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, उसने बोला नॉट ग्रीन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। अब पहली बात समझना, अगर उसने बोल दिया कि ग्रीन है ही नहीं, पेंसिल ग्रीन नहीं है, तो यानी मेरे पास जो ग्रीन पेंसिल एक थी ये तो कैंसिल हो गई ऐसे ही, जो पेंसिल सेलेक्ट करनी थी उसमें से ग्रीन तो नहीं, उसने ये तो बोल लिया। अब उसके बाद बोल के आ रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, रेड होने के चांसेस कितने हैं 4। तो हमने बोला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वापस अगर मैं मेंशन करूं फेवरेबल अपॉन टोटल, तो रेड उठानी है तो फेवरेबल तो 4 हो गया, बेटा टोटल कितनी थी 8 थी, लेकिन 8 क्या मैं टोटल 8 लूं या मेरी वैल्यू चेंज होगी टोटल की? हम 7 लेंगे। 7 लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि उसने बोला है कि ग्रीन तो हो ही नहीं सकती, तो जब मैं ग्रीन ले ही नहीं सकता तो ऑब्वियसली वो टोटल में भी काउंट नहीं हो सकती ना, वो तो उसने बाहर एक्सक्लूड ही कर दी बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। क्लियर है अब्दुल्ला हमारे? चलो फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का। एनी आइडिया किसी को विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? तुक्का भी मार सकते हैं, मसला नहीं है भाई। वैल्यू करते हैं दूसरे में नहीं करते। वो तो वर्डिंग से भी समझ आ रहा है, होता क्या है, क्या मतलब क्या होता है रिप्लेस करने से। देखो विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल अज्यूमिंग कि उसने सवाल में आपको बोला हुआ है कि एक बॉक्स है और उसमें बॉल्स है। ठीक है, एक बॉक्स है उसमें बॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, हम बॉक्स में से वी विल पुट द बॉल बैक इनटू द बॉक्स। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी के लिए बॉल निकाली होगी और उसको वापस बॉक्स पे डाल दी होगी, तो इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। अभी सवाल करूंगा समझ आ जाएगा, बस बेसिक सी बातें समझ लो ताकि थोड़ा समझ आए सवाल में हो क्या रहा है। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के सवाल में क्या होगा, वी डोंट पुट द बॉल बैक। हमने जो बॉल निकाली होगी वो वापस नहीं डालेंगे। ठीक है, बॉल मैंने एक एग्जाम्पल ली है, कुछ भी हो सकता है, बॉल की जगह वो काउंटर बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं और इसके अंदर मैं बॉक्स के अंदर बोल देता हूँ मेरे पास जो है वो 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं, 3 येलो बॉल्स हैं और एक, कोई और बताओ, कोई कलर बताओ यार, कोई ग्रीन ले लेते हैं, एक ग्रीन बॉल है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अली took 2 balls from the box with, या बॉक्स लिख लेते हैं, पार्ट 1 आपसे कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट he took 2 red balls without replacement। ठीक है, अब देखो 2 बॉल्स उठाई हैं, 2 बॉल्स का मतलब क्या, उसने पहले एक बॉल निकालनी है और फिर दूसरी बॉल निकालनी है। अगर अली पहली बॉल निकाल रहा है तो निकालनी कौन सी है, रेड बॉल, तो पहली रेड बॉल निकालने की चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या होगी देख के बताओ। 4 है और टोटल कितनी है इसमें बॉक्स बॉल्स, ये देखो 4 + 5 9 12 13 बॉल्स हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहली बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड, वो होगी 4/13। ठीक है, अब उसके बाद
विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, उसने एक बॉल निकाल ली है और उसको वापस नहीं डाली, तो अब बॉक्स में रेड बॉल कितनी बची, 4 बची या एक कम हो गई? जी क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे आज बेटा, तुम लोग ऐसे क्लास कम कैसे हो हो गए? जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि अब रेड बॉल दूसरी जो निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3, और अपॉन, अब टोटल भी 13 नहीं होगी, जब एक निकल चुकी तो टोटल भी कितनी बची, 12 बची, और बीच में लगाते हैं मल्टीप्लाई। अब बीच में मल्टीप्लाई क्यों आया ये बात समझना। हुआ क्या, ये एक ही सीक्वेंस में चल रहा था, राइट, एक सीक्वेंस में जब चल रहा होता है तो फिर हम उसके बीच में मल्टीप्लाई लगाते हैं। अगर मैं इसको वर्डिंग में लिखना चाहूँ टू रेड बॉल्स को, तो टू रेड बॉल्स को क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये है रेड एंड रेड, कि पहले रेड उठाई और दूसरी भी फिर रेड उठाई। तो ये जो एंड का वर्ड आता है ना, दिस प्रोबेबिलिटी में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर यहाँ पे और होता तो फिर हम यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं। किसी को कोई भी मसला इसमें तो पूछ लो। टू रेड बॉल टू, सही है। देखो टू रेड बॉल्स में बेसिकली होता क्या, हम इस पे प्रोबेबिलिटी में चांसेस देख रहे होते हैं। अगर टू रेड बॉल है मतलब क्या है, पहले उसने एक रेड बॉल उठाई होगी और फिर दूसरी भी उठाई होगी। अब मैं पहली रेड बॉल जब उठा रहा हूं बेटा, तो पहली रेड बॉल उठाने के चांसेस कितने हैं, 4 है, एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल से कराते हैं तो 4/13। हम एक इसको चांसेस वाइज देखते हैं, हम ये नहीं बोलते कि एक उठा रहे हैं, हम देखते हैं चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, इसी तरह जब मैं दूसरी बॉल उठाने गया यहाँ पे, तो हमने बोला कि पहले 4 रेड बॉल थी, अब एक निकाल चुका हूं, सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो मैंने वापस पुट नहीं करी, तो अब एक बॉल कम हो चुकी, तो अब चांसेस 3 है, और डिवाइड बाय 12 क्यों किया, क्योंकि टोटल 13 थे लेकिन इसमें से एक बॉल निकल चुकी तो 12 बचे, तो डिवाइड बाय टोटल 3/12 होगा। क्लियर है सन? ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 1 जा 4 जा, और ये 4 और 4 कट जाएगा तो बचा क्या, 1/13 बचा। इसी तरह क्वेश्चन ले लेते हैं, find probability that he took 2 blue balls with replacement। ठीक है, टू ब्लू बॉल्स का मतलब क्या है बेटा, उसने पहले एक ब्लू उठाई एंड फिर दूसरी ब्लू उठाई। ठीक है, अब टू ब्लू बॉल्स अगर उठा रहा हूं तो पहली ब्लू बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बॉक्स में देखो, 5, और डिवाइड बाय टोटल 13, तो ये हो गया मेरा 5/13 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जो ये बॉल उठाई होगी पहले, इसको मैंने बॉक्स में वापस डाल दिया, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है वापस डाल दिया, तो यहाँ पे अब मेरे पास दूसरी ब्लू बॉल उठाने के चांसेस 4 होंगे या 5 होंगे, नहीं, विद रिप्लेसमेंट मैंने अभी बताया 5 होंगे। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो बॉल निकाली उसको वापस डाल दिया। ऊपर वाले सवाल में विदाउट रिप्लेसमेंट था, विदाउट रिप्लेसमेंट में वापस नहीं डालते, तो वो कम हो गई थी, अब कम नहीं होगी। नहीं 3 नहीं होंगी ना बेटा, 5 थी ना ब्लू बॉल्स, तो 5 थी, आपने एक निकाल, अब सवाल में उसने निकालने 2 बोली है, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हो पहले आपने एक निकाली और फिर आप दूसरी निकालोगे। ठीक है, लेकिन सवाल विद, एक मिनट पहले सवाल पे तो रहो, पहले सवाल तो कर लो, फिर 3 पे आ जाता हूँ। सही है, पहले ये समझो, तो 5/13 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे अगेन 5/13 ही आएगा, ये 4/12 नहीं कर देना कोई, 4/12 क्यों नहीं हुआ हसन, वो वाला वापस डाल दिया तो वो सेम ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। अब्दुल्ला अब अपना सवाल बोलो, क्या बोल रहे थे? करा रहा हूँ मैं, वो भी करा दे रहा हूँ, चलो अब्दुल्ला का सवाल कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। 3 ब्लू बॉल्स होती विद रिप्लेसमेंट, ठीक है,
अब्दुल्ला पहली बॉल उठा, अब 3 बॉल ब्लू बॉल का मतलब क्या है, पहले एक ब्लू उठाई, फिर दूसरी ब्लू उठाई, फिर तीसरी ब्लू उठाई, पहली ब्लू उठाने के चांसेस कितने होंगे? 5/13। सवाल जो है वो विथ रिप्लेसमेंट का है अभी भी, तो मल्टीप्लाई बाय अगली ब्लू बॉल उठाने के चांसेस कितने होंगे? 5/13। और फिर अगली उठाने के कितने होंगे? सेम होगा, ठीक है। पर अगर इस सेम सवाल को मैं विदाउट रिप्लेसमेंट का कर दूं, ठीक है। अब अगर विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमने बोला ठीक है 3 ब्लू बॉल्स हैं, पहली बॉल उठाने के लिए 5/13 है, फिर अब अगली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/12 हो जाएगा, क्योंकि एक ब्लू बॉल निकल चुकी है, सही है। उसके बाद अगली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हसन? 3/11 एग्जैक्टली। तो इसको आंसर निकाल लो, 5 × 4 × 3 क्या हो जाएगा? क्या सिंप्लीफाई करना चाहो? पहले सिंप्लीफाई कर लो। 3 1 जा, 3 4 जा, ये 4 और 4 सिंप्लीफाई हो गया, तो न्यूमरेटर में मेरे पास बचा 5 × 1 तो 5 हो गया, और 13 × 11 बचा, तो 13 × 11 इज 143। क्लियर है ये बात? अच्छा, क्वेश्चन बोलता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 रेड बॉल, 1 blue ball and 1 green ball, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कितनी टोटल बॉल कितनी निकालनी है? 3 निकालनी है, सीरीज में ही निकालनी है। पहले एक रेड निकालनी है, फिर ब्लू निकालनी है, फिर ग्रीन निकालनी है। और ये सवाल है हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट का। अच्छा, अगर किसी सवाल में विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन ना हो, अभी तो मैं खुद लिख रहा सवाल बना रहा हूं, तो मैं लिखता जा रहा हूं, ना मेंशन हो, मतलब है वो विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है, ठीक है। चलो, अब पहले रेड बॉल निकालनी है। बॉक्स में देखो, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पहली बॉल निकाल लो मैं, रेड बॉल क्या होगी? ये लो क्वेश्चन। नहीं, पहले रेड बॉल उठानी है, तो रेड बॉल चेक करो कितनी है। 4/13 होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारा आ गया, पहले आ गई फॉर रेड बॉल 4/13, फिर इसी सीरीज में अगली बॉल क्या उठानी है? ब्लू उठानी है, ठीक है। अब एक बात याद रखना है, सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट का है, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड बॉल निकाली होगी बॉक्स से, मैंने वापस नहीं डाली है। अब ब्लू बॉल निकालने के चांसेस कितने हैं? 5/12। ब्लू तो 5 ही रही, लेकिन टोटल में से एक कम हो चुका, क्योंकि एक रेड तो इसमें से हट चुकी, राइट। ब्लू नहीं निकाली हुई थी, ब्लू में कोई फर्क नहीं आया, तो ये हो गया 5/12 मल्टीप्लाई बाय, अब अगली क्या उठानी है? 1 ग्रीन बॉल। तो अब ग्रीन बॉल उठाने के लिए मेरे पास ग्रीन तो एक है, लेकिन टोटल में से 2 कम हो जाएंगी, राइट। तो ये 11 हो जाएगा। तो 1/11। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको फिर सॉल्व करोगे तो खैर आंसर आ जाना है। विदाउट रिप्लेसमेंट है, तभी तो मैं वापस नहीं डाला, तभी तो मेरे टोटल कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर आता है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल सी बात है, जब भी आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सवाल में निकालने बोलने, क्या करते हैं बेटा? जिस चीज की भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी लोगे और डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करा दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे उसने डेटा दिया हुआ आपको, और उसने क्या बोला है?
एक्सपेरिमेंट हैज 4 पॉसिबल आउटकम्स A B C D, यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। बोला है 300 ट्रायल्स लिए टोटल। 300 ट्रायल्स मतलब क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी 300 है। उसने आपको यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी के हेडिंग में 72, 80, 36 दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम। क्या मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ? अगर मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी मालूम है कि 300 होनी चाहिए, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इन तीनों को ऐड करके 300 से माइनस करा दूं, तो जो बची हुई वैल्यू वो इसकी होगी। ठीक है, तो 72 प्लस 80 152 हो जाएगा, और 152 प्लस 36 जब करोगे तो क्या आ जाएगा 188, एंड माइनस करोगे, हाँ 300 से 188 माइनस करोगे तो 112 आपका सी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पार्ट ए में करना था, देख लो, फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर आउटकम सी। उसके बाद बी पार्ट पे आओ, कैलकुलेट एज डेसिमल फ्रैक्शन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोई कुछ कह रहा है? बेटा उसने यहाँ पे देखो, मुझे सवाल में दिया है ना, बोला था 300 ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड एंड द रिजल्ट ऑब्जर्व्ड। उसने मुझे टोटल 300 ट्रायल्स दिए, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 300 थी। ठीक है, ये जो 300 ट्रायल्स उसने मुझे दिए हुए यहाँ पे, दिस शोज 300 ट्रायल्स जो है वो टोटल वो है फ्रीक्वेंसी है। मैंने यहाँ पे इक्वल टू 300 तभी लिखा है कि ये सब, इन सब फ्रीक्वेंसी को जब मैं ऐड करूंगा तो 300 होने चाहिए थे। ठीक है, अब देखो बी पार्ट असल है हमारा। बी पार्ट में क्या करें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर आउटकम ए निकालो। अब मैंने बोला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लो 72 और डिवाइड किससे करा दो, ये देखो टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करा दो। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 300, तो 72 डिवाइड बाय 300 क्या आ जाएगा, 72 डिवाइड बाय 300 जरा बताओ से क्या आ रहा है यार, डेसिमल में आ रहा हो जो भी आ रहा हो, 6/25 आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अब एक बात समझना, इसी तरह जरा मैं एक काम करता हूं, सवाल में आपके साथ सारे निकाल लेता हूं। ए के तो मैं निकाल चुका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 6/25। अगर मुझे बी के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, बी की जो फ्रीक्वेंसी है 80, उसको डिवाइड कैसे करा देंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा जो कि 300 है। तो 80 डिवाइड बाय 300 कर लो, 80 डिवाइड बाय 300 क्या आ रहा है 4/15। इसी तरह अगर मुझे सी के लिए भी निकालना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो क्या करेंगे, 112 जो कि सी की फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 300 क्या आ रहा है 28/75। फिर डी की क्या आ रहा है 36/300, तो 36/300 विल बी 3/25। ठीक है, अब बेटा जब भी आपसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो इस तरह का सवाल जो सी पार्ट है इस तरह का दे रहा होगा। क्या बोल रहा है, अब बोला है इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय 850 टाइम्स। अब उसने आपको अजम्पशन दी है सवाल में, पहले उसने बोला था कि जो टोटल एक्सपेरिमेंट किया था वो 300 दफा किया था, अब बोला है 850 टाइम्स किया है। हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट आउटकम डी टू अकर। जब भी वो आपसे सवाल में टोटल वैल्यू को बदल देगा तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक बात समझना, आपको जहां पे उसने 850 दिया हुआ है, बोल रहा है इस 850 में से आप एक्सपेक्ट कितनी दफा कर रहे हो कि डी की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। आपने सिंपली क्या करना है, टोटल आउटकम को मल्टीप्लाई करा देना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, कैसे हो रहा है वापस समझना है, यहाँ पे देखो उसने आपके पास डी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है या नहीं है, आपको डी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम है जो कि 3/25 थी, तो क्या मैं इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह 3/25 लिख सकता हूं, इक्वल्स टू आपको फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे उसने बोला कि हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट आउटकम डी टू अकर, कि आउटकम डी कितनी दफा होगा। जो कितनी दफा होगा का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाह रहा है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसको मैं लिख देता हूं एक्स अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो टोटल फ्रीक्वेंसी 300 नहीं है, अब टोटल फ्रीक्वेंसी 850 है, उसने चेंज कर दिया है कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कितनी दफा हुआ है, 850 दफा हुआ है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा बेटा, 850 आ जाएगा। यहां तक कोई मसला,
कोई इशू यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, 850 को मैं वहां जाके मल्टीप्लाई करा देता हूँ 3/25 से, या मैं चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। तो 3/25 मल्टीप्लाई बाय 850 इक्वल्स टू x। क्या आंसर आ रहा है? $102। तो ये क्या मेरा, और डी के लिए जो मैं आंसर चाहिए था वो आ गया। तो यानी मैं अगर सिंपल से अल्फाजों में बोलूं आपसे बेटा, तो अगर उसने आपसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दिया हुआ है और वो आपसे अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 300 थी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है, और अगर वो आपसे यहाँ पे टोटल अगले पार्ट में चेंज कर दे, तो सिंपली क्या करना है, जो भी चेंज वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको मल्टीप्लाई किससे कराना है? बाय द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिस चीज की भी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, जैसे इसमें डी की बात की थी, तो मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डी से मल्टीप्लाई करा दिया। अगर वो मुझसे बी की बात करता तो मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बी को टोटल से मल्टीप्लाई कराता, मेरे पास आंसर आ जाता, कोई मसला नहीं होता। क्लियर है ये बात? इस सवाल पे आओ। अब मुझे इसमें क्या बोलना है, एक डेटा दिया हुआ है अगेन 1 2 3 4 5 6 का, और उसने मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। विच स्कोर हैज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.8। तो मुझे यानी कि इन सबकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी और चेक करना होगा 0.18 किस पे आ रहा है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का अगेन सेम फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी, जिस चीज की भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसकी सिर्फ स्पेसिफिकली उसकी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले 1 की निकालते हैं। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25। अगर यहाँ पे इन सबको ऐड करोगे तो देखो तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, बोला है ये जो डाई है ये कितने दफा रोल हुआ है? 150। तो यानी टोटल फ्रीक्वेंसी 150 है। जब इन सबको ऐड भी करोगे तो ये 150 के बराबर आएगा। तो फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, हम क्या कर लेंगे, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 25 है, एंड डिवाइड बाय 150। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अच्छा 1/6 क्या होता है डेसिमल में, बताना जरा। 0.18 तो नहीं होता ना? ये नहीं है 0.18। ठीक है, फिर अगले पे जाना पड़ेगा, 2 की निकालते हैं। तो 31 ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी विच विल बी 180, सॉरी 150, 31 डिवाइड बाय 150। इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.21। इसका भी नहीं आ रहा। अच्छा देखो, अब अगर ये 0.21 आ रहा है तो यहाँ पे तो 34 है, ये तो ऑब्वियसली और बड़ा आएगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं 27 ट्राई करके देख लेता हूँ। ठीक है, चाहो तो सारे भी कर सकते हो, मैं तो बस ऐसे एक टेक्निक बता रहा हूँ जिसको आपको टाइम जाना। ठीक है, तो हमने बोला 3 पे तो वैसे भी नहीं आना, वो तो बड़ा ही होगा। 4 से आ रहा है। ठीक है, तो 4 की क्या है फ्रीक्वेंसी? 27 डिवाइड बाय 150, तो इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0.18। ये मेरी शो हो गई, तो मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑन स्कोर ऑफ 4। ठीक है, अब इसने बी पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट एविडेंस इज देयर टू सजेस्ट दैट द डाई इज बायस्ड। अब मैंने सबसे पहला सवाल जो कराया था, सबसे पहले सेकंड सॉरी, उसमें मैंने आप लोग को अभी बताया था कि एक चीज होती है फेयर डाई और एक होती है बायस्ड। तो फेयर और बायस के बीच में क्या फर्क था हसन, बताओ? बायस में डिफरेंट आएंगे और फेयर में सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए होती है, लेकिन बायस में सेम प्रोबेबिलिटी नहीं होती। उसने मुझसे यही पूछा है कि बताओ ये जो डाई है ये क्यों बायस है। तो हम देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे अगर बायस होता तो सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1/6 आती। सही, सबके जो नंबर होते वो सेम होते, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होती, लेकिन सबकी सेम नहीं है, किसी की 25 है, किसी की 31 है, किसी की 24 है, किसी की इतनी कम है कि 9 है। राइट, तो यानी कि ये इसकी जो वो है, जो प्रोबेबिलिटी है सारे नंबर आने की वो सेम नहीं है, तो इसलिए बायस क्वाइन है या बायस्ड है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्कोर या आउटकम इज नॉट सेम। क्लियर है? अब्दुल्ला तुम नहीं थे बेटा उस वक्त, तुम्हें ये बात समझ आती है? मैं समझाऊं वापस? ठीक है, देखो फेयर एक, अगर मैं कह रहा हूं कि डाई इज फेयर, अगर एक डाइस है उसको फेयर होने का मतलब क्या है? डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं, 1 2 3
4 5 6, ठीक है। अगर मैं बोलूं इस डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो क्या होगी? 1/5 1/6। 2 आने की कितनी होगी? 2/6 1/6 होगी ना यार, 2 एक दफा है 6 नंबर में से, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी ना, ठीक है। 3 आने की कितनी होगी? 1/6। सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो जब सेम प्रोबेबिलिटी होती है हर आउटकम की तो उसको हम कहते हैं फेयर है, क्योंकि हर किसी के आने के सेम चांस है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम डेटा देखो तो यहाँ पे मेरी कोई सारे जो जितने भी आउटकम है 1 2 3 4 5 6 सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है या अलग अलग है? अलग अलग है, और बहुत फर्क भी है, कोई 25 है तो कोई 9 है। अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, अलग अलग आएंगी? ये अलग अलग आएंगी, तो इसलिए ये बायस्ड है। अगर सेम होती तो फेयर होता। तो हमने ये लिखा बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज नॉट सेम, ठीक है। फिर हमारे पॉसिबिलिटी डायग्राम पे बेटा। पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या होता है? जब आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बोल सकता है सवाल में, कॉम्बिनेशन ऑफ टू से मेरा मतलब है कि वो बोल सकता है भाई कि 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है। या तो वो आपसे बोल सकता है अ डाई एंड अ कॉइन इज थ्रोन। कोई भी दो चीजें हो सकती हैं सवाल में, ठीक है। वो बोल सकता है 2 स्पिनर है। तो जब इस तरह के सवाल आ रहे होंगे तो आप इसमें पॉसिबिलिटी डायग्राम यूज करोगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी डायग्राम अभी हम डिस्कस करेंगे बनाते कैसे हैं, पर ये बात समझ लो कब इस्तेमाल करते हैं, जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू हो रहा। अब इस सवाल को देखो, यहाँ पे बोल रहा है जमाल इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद 2 बैग्स। अब 2 बैग आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएट हो गया है। कंटेनिंग कलर्ड डिस्क, इन वन बैग देयर आर 4 डिस्क। 4 डिस्क कौन सी है? 1 ईच ऑफ रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो। एक बैग में 4 बॉल है और चारों अलग अलग बॉल कलर की एक एक है। फिर बोल रहा है इन द अदर बैग देयर आर 5 डिस्क, 1 ईच ऑफ रेड ब्लू ग्रीन पर्पल एंड व्हाइट। ही पिक्स 1 डिस्क फ्रॉम ईच बैग एट रैंडम। हर बैग में से एक वो उठा रहा है। अब इसने बोला ड्रॉ अ पॉसिबिलिटी डायग्राम टू शो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, कि क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, क्या क्या सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। क्या मतलब है इस बात से? यार मैं एक मिनट चार्जर लगा लूं फिर सवाल शुरू करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब पॉसिबल आउटकम जो बोल रहे हैं इसके लिए पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है। डायग्राम से पहले सिर्फ मैं एक समझाने के लिए बोलना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जब वो बैग, ये मेरा बैग ए है, ये मेरा बैग बी है, लेट से, तो हो सकता है बैग ए में से वो रेड बॉल उठाए और बैग बी में से वो ब्लू बॉल उठा ले, या ग्रीन उठा ले, या पर्पल उठा ले, या व्हाइट उठा ले। तो ये क्या हो रहा है? डिफरेंट आउटकम क्रिएट हो रहे हैं, डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। अब पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते कैसे हैं बेटा? 2 बैग्स है ना, आपने सिंपली इस तरह का एक लाइन बनानी है अपने पास, इस तरह का शेप बना, डायग्राम बना लो। एक वर्टिकल लाइन बना लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, ठीक है। तो पहले मैं बैग, जो मेरा पहला बैग था उसके अंदर कौन कौन से कलर थे? 4 बॉलें थी, रेड ब्लू ग्रीन येलो। तो मैं यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन येलो लिख लेता हूँ। आई जस्ट यूज द शॉर्ट फॉर्म, रेड ब्लू ग्रीन येलो, ठीक है। उसके बाद जो अगला बैग है उसमें 5 बॉलें हैं, रेड ब्लू ग्रीन पर्पल एंड व्हाइट। तो रेड ब्लू ग्रीन पर्पल और व्हाइट, मैंने सिंपली उनकी जो जो ऑप्शन है, जो जो उसके अंदर चीजें थी, उन सबको मेंशन कर दिया, ठीक है। किसी को इस बात में कोई मसला, कोई सवाल? इनाया बेटा अभी आपने ज्वाइन किया, हम अभी नई चीजें शुरू करें पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 बैग्स थे, उनकी चीजों को बस यहाँ पे मेंशन किया है। 4 बॉलें थी तो 4 कलर, 5 बॉलें थी तो 5 कलर उसके। अब देखो उसने मुझे क्या बोला कि आउट, क्या कह रहे हो? व्हाइट, देखो ये व्हाइट जो है वो मेरे सेकंड बैग में है ना, इस वाले बैग में।
तो मैंने सेकंड बैग की वैल्यूज यहाँ पे लिखी है ना, नंबर यहाँ, कलर यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे फर्स्ट बैग का लिखा, उसमें व्हाइट है नहीं, ठीक है। अब आउटकम क्या क्या हो सकते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये मेरा बैग ए है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मेरा बैग ए है, यहाँ पे मेरा बैग बी है। अब अगर मैं बैग ए से रेड उठा रहा हूँ तो एक चांस तो ये कि मैं बैग बी से भी रेड उठा लूं, तो यानी मेरा कॉम्बिनेशन क्या बना, रेड रेड का कॉम्बिनेशन बना, रेड रेड, ठीक है। फिर एक चांस ये हो सकता है कि मैंने बैग ए में से रेड उठाई हो और बैग बी में से ब्लू उठाई हो, तो ये भी मेरा कॉम्बिनेशन बना, तो ये क्या हो गया, रेड ब्लू। फिर क्या हो सकता है, रेड, बैग से रेड उठाई हो और यहाँ पे क्या हो, ग्रीन हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे रेड की लाइन चल रही है और यहाँ पे सीन होता जा रहा है। उसके बाद रेड पर्पल और रेड व्हाइट। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आप बैग ए में कॉम्बिनेशन किसकी बन रही है, ब्लू उठा रहा हूं मैं, ब्लू बैग ए में ब्लू उठाई हो और बैग बी में रेड उठाई हो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू रेड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, ब्लू ब्लू भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों में ब्लू हो। फिर क्या हो रहा है, ब्लू ग्रीन हो रहा है, फिर ब्लू पर्पल हो रहा है। किसी को कोई मसला तो पूछ लो बेटा, ऐसा ना हो मैं पूरा कर दूं फिर बोलो समझ नहीं आई। क्लियर है यहाँ तक, सिंपली बस देख के वो लिख रहा हूँ मैच करा के। फिर ग्रीन और रेड है यहाँ पे, फिर ग्रीन और ब्लू हो गया, फिर ग्रीन ग्रीन हो गया, फिर ग्रीन पर्पल ग्रीन व्हाइट, फिर येलो रेड, येलो ब्लू, येलो ग्रीन, येलो पर्पल, येलो व्हाइट। तो ये मेरे, अगर मैंने बोला कि टोटल मैं बैग ए और बैग बी में से जो कॉम्बिनेशन बन सकती है मेरी टोटल कितनी बनी, ये वाली बनी, ये जो अंदर लिखे हैं बॉक्स के अंदर दिस वन, कि कितनी कॉम्बिनेशन है टोटल, 20 है। तो यानी मेरा टोटल आउटकम कितना है बेटा इसमें, 20, यस। इसमें अगर हम लोग बी की जगह ए लिख देते हैं, उसकी वैल्यूज ए की जगह बी की वैल्यूज सेम चीजें आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता, कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। अच्छा अब देखो ये बना लिया, अब बी पार्ट पढ़ो सारे। बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जमाल पिक 2 डिस्क ऑफ सेम कलर, ऑफ सेम कलर। अब देखो सेम कलर कहां कहां पे हो रहा है, पहले हम ये मेंशन करते हैं। देखो यहाँ पे हो रहा है रेड रेड हो रहा है, यहाँ पे सेम कलर की कॉम्बिनेशन बनी है। उसके बाद कहां पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ब्लू ब्लू, और फिर कहां हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है देखो ग्रीन ग्रीन। सेम कलर का मतलब क्या है कि जो बैग ए से उठाया हो वो बैग बी से भी उठाया हो, सेम होने चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे नहीं हो रहा, ये है यहाँ पे येलो और पर्पल है, कहीं और पे सेम कॉम्बिनेशन बन रही है बेटा, चेक करो। नहीं है सर, और कोई नहीं है, बस 3 है, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बोला हुआ है हमने, बहुत आसान सा किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या होता है कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके चांसेस, तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो क्या आती है, सेम कलर। तो सेम कलर कितनी जगह, 1 2 और 3, और टोटल चांसेस कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी। क्लियर है, किसी को कोई भी मसला तो पूछ लो बेटा पॉसिबिलिटी डायग्राम में, ये सवाल बहुत आता है। सबको क्लियर है, क्लियर है। अच्छा भाई, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब क्या बोल रहे हैं, 2 ऑर्डिनरी फेयर डाइस आर रोल्ड। तो 2 डाइस है, फेयर डाइस है, द 2 नंबर्स ऑब्टेन आर एडेड टुगेदर टू गिव द स्कोर। अब बेटा यहाँ पे हमें दिख गया कि अगर 2 डाइस है, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगी 2 डाइस की, और 2 डाइसेस का सवाल या 2 कॉम्बिनेशन का सवाल जब भी अगर हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाएंगे, वैसे तो उसने पार्ट ए में मुझे खुद बनाने के लिए बोल दिया, अगर वो नहीं बोलता मैं तब भी बनाता, सवाल करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहले पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाना है। अब बेटा डाइस में अगर 2 डाइस हैं तो डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, तो दोनों में 6 होंगे। तो फॉर पॉसिबिलिटी डायग्राम मैंने यहाँ पे लाइन बना दी 6 की, और यहाँ पे भी एक मैंने लाइन खींच दी। डाइस 1 के नंबर मैं ऊपर लिख लेता हूँ, डाइस 2 के नीचे लिख लूंगा। तो 1 2 3 4 5 6, डाइस 1 आ गया, डाइस 2, 2 डाइस थे तो 1 2 3 4 5 6, ये मैं क्या बना रहा हूँ, पॉसिबिलिटी डायग्राम, राइट। अच्छा अब एक सवाल है, याद रखना, उसने क्या बोला है, द 2 नंबर्स ऑब्टेन आर एडेड टुगेदर।
टू गिव द स्कोर। यानी इस डाइस में जो मेरी कॉम्बिनेशन बनेगी उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने पास एक साइन लगा रहा हूँ जहाँ पे प्लस का, तो बता ये प्लस का साइन क्या बताता है कि हमें नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, अब प्लस करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो 1 + 2 विल बी 3, फिर 1 + 3 विल बी 4, 1 + 4 विल बी 5 6 7, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ 2 + 1 विल बी 3 4 5 6 7 8। किसी को कोई भी मसला यहां तक? बेटा किसी को कोई भी मसला? सही है, करते रहते हैं। फिर 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 5 6 7 8 9 10, फिर 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12। ये मेरी पॉसिबिलिटी डायग्राम क्रिएट हो गई। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी डायग्राम की टोटल आउटकम कितने हैं बेटा? 36 है। कैसे गिनना 36? या तो आप, अच्छा देखो इसमें अगर आउटकम देखना है, जो आउटकम है मेरा, आउटकम ये अंदर वाले होते हैं, कभी भी आउटकम में ये बाहर वाले मत गिनना। मतलब आपसे पूछते टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम आर दिस थिंग, अंदर वाले। अब एक तरीका तो इसको गिनने का ये है कि आप एक एक करके गिन लो, 1 2 3 4 5 6। और इसका शॉर्ट तरीका क्या है, ऊपर कितने नंबर है 6, नीचे कितने नंबर है 6, तो 6 × 6 विल गिव यू 36। तो टोटल आउटकम 36 है। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं। पार्ट ए हमारा हो गया। अब पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली स्कोर। मोस्ट लाइकली स्कोर का मतलब क्या होता है बेटा, किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। लाइकली, मोस्ट लाइकली मतलब क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई हो। अगर वो आपसे बोलता है लीस्ट लाइकली, तो लीस्ट लाइकली का मतलब क्या होता है, सबसे कम हो। अब अगर मोस्ट लाइकली बोले तो सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा निकालना है अगर मुझे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है स्कोर में? 7 हो रहा है। 7 कितनी दफा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 8 की दफा हो रहा है, 1 2 3 4 5 7 हो रहा है सबसे ज्यादा रिपीट। ठीक है, तो 6 दफा हो रहा है। मुझे अगर सबसे ज्यादा पार्ट मेरा कौन सा, ये बी पार्ट है। तो बी पार्ट में हमने बोला सबसे ज्यादा रिपीट जो हो रहा है मोस्ट लाइकली इज 7। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 दफा रिपीट हो रहा था तो 6 हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल आउटकम कितने थे 36, तो 1/6 हो जाएगा मेरा आंसर, सिंपलीफाई। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट पे आ जाओ। सी क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज इक्वल टू 9, यानी 9 आना चाहिए स्कोर। तो 9 कितनी दफा आया बेटा इस सवाल में पूरे में, 1 2 3 4, तो 4/30 हो जाएगा, 4/36। सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 इक्वल्स टू 4, 4 दफा आया हुआ इसलिए तो 4 हो गया, और डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल आउटकम कितने 36। ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। उसके बाद डी पे आ जाओ। डी में क्या कह रहा है, सॉरी सी के सेकंड पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज लेस देन 7, 7 से कम होना चाहिए। अब 7 से कम का मतलब क्या है कि 7 को भी इंक्लूड नहीं करना, 1 2 3 4 5 6। सही, तो 1 2 3 7 से कम कम देखते हैं कौन कौन से स्कोर आ रहे हैं बेटा। तो देखो 7 से कम एक ये आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 7 तो नहीं ले सकते। फिर ये वाला आ रहा है, मैंने नंबर काउंटिंग हो गया मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाला 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर है राइट, जो कि 7 से कम है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा बेटा, सी के पार्ट 2 का प्रोबेबिलिटी विल बी 15/36।
कि सिंप्लीफाई हो सकता है 3 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 5/12। सही है। अब आ जाओ डी पार्ट पे। अब बोला इफ द टू डाइसेस वर रोल्ड 600 टाइम्स। अब बेटा यहाँ पे देखो पहले टोटल आउटकम कितना था, 36 था, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया है, 600 टाइम्स रोल कर दिया। यहाँ पे टोटल वैल्यू चेंज हो गई है, तो टोटल वैल्यू चेंज होने के जब सॉल्व करते हैं तो किससे करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से करते हैं। ये बात याद है, अभी जब मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर पढ़ाई, राइट। तो यानी मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी किस बात की, पहले ये देखो, हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट द स्कोर नॉट टू बी अ प्राइम नंबर। तो पहले मैं नॉट टू बी अ प्राइम, जो प्राइम नंबर नहीं है उसकी फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। तो इस डेटा में आते हैं और ऐसे नंबर देखते हैं जो कि प्राइम नंबर ना हो। सही है। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस रेड मार्किंग्स यार। ओए तो सॉल्यूशन हट रहा होगा नीचे से। एक मिनट, चलो। तो प्राइम नंबर वाले ढूंढते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 4 नहीं होता, राइट। तो मैं यहाँ पे, तो यार रुको, मुझे इसको साफ करना पड़ेगा थोड़ा। तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, तो नॉट टू प्राइम नंबर में ये वाला आ जाएगा 4 हमारा। और कौन सा है, 5 प्राइम नंबर होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, फिर 3 है, 3 भी नहीं होता, 3 होता है प्राइम नंबर, 4 नहीं होता, 6 नहीं होता, 8 नहीं होता, 4 नहीं होता, 6 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, राइट। फिर 5 है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, फिर 6, 8, 9, 10, 11 प्राइम नंबर होता है, फिर 7 प्राइम नंबर होता है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं। ठीक है, ये मेरे कौन से नंबर्स मैंने मार्क किए जो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कितने नंबर है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, 21 नंबर ऐसे जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर बेटा मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, फ्रीक्वेंसी, जिस चीज की निकाल लो, जिस चीज को सॉल्व करो उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई मेरी, 21 आई, ऐसे नंबर की जो प्राइम नंबर नहीं है। डिवाइड किससे करा दिया हमने, टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 36 होगी। टोटल फ्रीक्वेंसी 36 कैसे आई, क्योंकि टोटल आउटकम 36 थे। ये सारे नंबर कितने हैं, 36 हैं। अब इसका जरा मुझे आंसर बता दो, 21 में 36 का आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल में बता दो। $0.58। अब बेटा मुझे मुझे तो फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए थी, मुझे सॉल्व करना क्या था, मुझे निकालना क्या है, 600 टाइम्स में कितनी दफा प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो मैंने सिंपली क्या बताया था कि जब भी वो आपको चेंज कर दे, तो जो भी उसने आपको वैल्यू दिया, टोटल वैल्यू 600 है, तो आपने सिंपली उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा देना है। कहाँ लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो आपके पास इस टोटल वैल्यू में से भी उस नॉट अ प्राइम नंबर की वैल्यू आ जाएगी कि 600 दफा में नॉट प्राइम नंबर कितने दफा नहीं होंगे, राइट। तो हमने क्या बोला, 600 मल्टीप्लाई बाय 0.58। तो 600 इंटू 0.58 कर लो, क्या है 350, यही आ रहा है, ठीक है। यानी कि 358 आ रहा है, 348 आ रहा है भाई। तो यानी कि 600 में से 348 नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होंगे। किसी को कोई भी मसला इस सवाल में, किसी भी कॉन्सेप्ट में तो पूछो, ठीक है। यही सब चीजें पास पेपर में मिलेंगी, इसलिए बहुत आराम आराम से लेके चल रहा हूँ आज मैं। डी डायग्राम के अलावा, हाँ वापस बोलना अब्दुल्ला। जो मल्टीप्लिकेशन किया है ये बताओ। मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, उसने मुझे बोला था कि अब पहले जो उसने डाइस को फेंका था और हमारा टोटल आंसर आया था 36। अब उसने बोला कि कितना है, 600 टाइम्स है।
हमने क्या बोला था, जब भी ये आउटकम चेंज करते हैं तो हमें आंसर निकालने के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ती है। तो मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, 0.58 आया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि इस 600 टाइम्स में से कितने नंबर प्राइम नंबर नहीं हो, नॉट टू बी अ प्राइम नंबर, यही फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी 600 को मल्टीप्लाई करा दिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.58 जो कि किसकी थी, नॉट द प्राइम नंबर की। क्यों कराया, बात समझ लेना। अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखूं, यहाँ पे ये देखो, ये रहा। तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे पहले से मालूम थी 0.58 ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर की, ठीक है। यस इक्वल्स टू, मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी थी, 600 में से फ्रीक्वेंसी निकालनी थी कि 600 के हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यहाँ पे x आ जाएगा, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 600। तो 600 जाके 0.58 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। यस बिल्कुल। तो यही काम किया हुआ है मैंने। तो मैंने रादर देन फॉर्मूले में कॉम्प्लिकेट करूं, मैंने आपको क्या बता दिया कि सिंपली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो और जो भी टोटल वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करा दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। नहीं समझ आई या आ गई अब्दुल्ला? यस सर आज। ओके। व्हाट आई कैन डू इज, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर खत्म कर लेते हैं आज की क्लास। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड इंडिपेंडेंट मीन? सर जो हम लोग उसको चेंज करेंगे तो चेंज। वो बात तो सही है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, बस ये पूछ रहा हूँ। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट का मतलब सिंपली वर्ड्स में बिल्कुल यही है कि किसी के ऊपर किसी डिपेंडेंट नहीं होता वो, ठीक है। तो यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होंगे जिसमें एक इवेंट का ताल्लुक दूसरे इवेंट से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज बारिश हुई तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है, नहीं है ताल्लुक, नहीं है, तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर मैं ये बोल दूं कि अगर आज बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या ये बात सुनने में सही लगती है या गलत लगती है? सही। सही लगती है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट सिंपली आप इतना समझ लो वो इवेंट होंगे जिनका आपस में एक चीज से कोई दूसरी चीज का ताल्लुक ना नहीं होता, ठीक है। अब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट आपसे वो बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है इवेंट ए एंड इवेंट बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ये आपसे इस तरह की बात कर रहा है तो इसको बात याद रखना बेटा, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी will be equal to probability of event A into probability of event B। क्या मतलब हुआ इस बात का, आपने जब भी इंडिपेंडेंट वाली थ्योरी को यूज करोगे, कॉन्सेप्ट यूज करोगे सवाल में, तो यहाँ पे क्या है कि ए और बी को कंबाइन करके प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही है किसके, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अलग से और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी अलग से मल्टीप्लाई कराओ। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आ गई तो दिस शोज की प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है, इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। बात समझ आई? इवेंट ए और नो बी, सर। देखो इवेंट यहाँ पे क्या करना है आपने, इवेंट ए और बी को कंबाइन करके जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी होंगी उन दोनों को कंबाइन करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सही है। वो सवाल में बता देगा कि कैसे निकालनी है, वो मसला नहीं है। आपने एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे निकालनी है जिसमें ए और बी दोनों को कंबाइन करोगे, और एक यहाँ पे क्या हुआ, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अलग से मल्टीप्लाई बाय इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी अलग से। अगर यहाँ वाला आंसर बराबर आ गया इसके, तो ये आंसर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, समझ आ जाएगा, समझ रखो, ठीक है। देखो
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवेंट एफ जी एंड एच आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब उसने मुझे आगे क्या बोला है, इट इज गिवन दैट, ये जो साइन है प्रोबेबिलिटी का साइन है पी, और ब्रैकेट में एफ लिखा हुआ है, दिस मींस कि इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी है, यानी वो बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल्स टू 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी इज इक्वल्स टू 3/5, and probability that f and h is equals to 14/45. बोल रहा है use this fraction to find as fraction in the so term the value of probability of f and g. देखो पार्ट ए, probability of f and g। बेटा मैंने ऊपर क्या बोला था, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है probability of a and b, तो मैं इसको एक्सपेंड करके क्या इस तरह लिख सकता हूँ, probability of a मल्टीप्लाई बाय probability of b, राइट। इसी तरह अगर यहाँ पे f एंड g है, तो क्या मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ f मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ g, राइट और रॉन्ग। जी ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ f को मल्टीप्लाई कराना है प्रोबेबिलिटी ऑफ g से। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ f दी हुई है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ g भी दी हुई है 3/5, तो मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f 2/3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ g विच इज 3/5, तो ये 3 कट गया, बचा क्या 2/5 मेरे पास बचा, तो ये मेरा आंसर आ गया। कोई मसला? सही है। नेक्स्ट पार्ट देखो, अब बोल रहा है बी पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कैसे निकाल सकते हैं, एक बात समझना, यहाँ पे आपके पास कितने इवेंट्स हैं, आपके पास यहाँ पे एक एफ है, एक जी और एक एच है। उसने एफ और जी की अलग अलग दी हुई है, लेकिन एच की नहीं दी हुई, वो आपको फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म एफ एंड एच, जिसमें एच यहाँ पे गिवन है, यानी मुझे ये वाली चीज यूज करके लिखनी निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। सही है। अब अगर मैं इस चीज को यहाँ पे कॉपी कर लूं, देखो जिसमें एच यूज हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड एच। अब बेटा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड एच लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट वाले में, तो कहना से है कि इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है, राइट और रॉन्ग? क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ? हसन, इनाया, अमल, इनाया बेटा ये बात समझ आती है नहीं आती? अब देखो मुझे निकालना है क्या, मुझे इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की वैल्यू निकालनी है सवाल में। अब मुझे मालूम क्या क्या है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड एच मालूम है, देखो यहाँ पे 14/45, मैं इसकी जगह पे 14/45 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या दिया हुआ है मुझे, देखो 2/3 दिया हुआ है, तो मैं 2/3 लिख देता हूँ इसकी जगह, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की वैल्यू निकालनी है, ये 2/3 हटाना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करा दो, तो 14/45 डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अब उसके बाद फ्रैक्शन को तो कभी भी डिवाइड में सॉल्व नहीं करते, मुझे इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, 14/45 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और बाद वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, अपसाइड डाउन कर देते हैं, रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2 7 जा, सिंप्लीफाई कर दिया, 3 1 जा 3 15 जा, तो ये क्या हो जाएगा 7/15 मेरा आंसर आ जाएगा फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो बात समझ आई इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कैसे यूज करते हैं बेटा? ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में हम इसके 1-2 सवाल और करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, और फिर आगे जाएंगे। इसमें हम हमारा मेनली प्रोबेबिलिटी में जो रह गया वो ट्री डायग्राम रह गया, एंड देन और प्रैक्टिस हम करेंगे, है पास पेपर में करेंगे फिर वो डायरेक्ट। चलो आज के लिए यहीं तक है, किसी को कुछ पूछना है तो वो रुक सकता है। अल्लाह हाफिज बाकियों को।